Hello दोस्तों, you are welcome in today's class. Today we are going to talk about the political parties. डेमोक्रेसी दुनिया का सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल सिस्टम। ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं, पीपल हैं, वो चाहते हैं हमारे देश में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? उसका सबसे एक आसान सिंपल जो जवाब है, डेमोक्रेसी गिव पावर टू पीपल। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी देश के पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंस दी जाती है तो वहाँ के सिटीजन्स को, पीपल को दी जाती है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी कहती है कि पीपल विल डिसाइड द रूल ऑफ द कंट्री। पर मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े स्टेट्स हैं, पॉपुलेशन मिलियंस के अंदर है, बिलियंस में है, वहाँ पे पावर टू पीपल नहीं है। अगर आप इस बात को समझें, क्योंकि वहाँ पे पावर रिमेन इन द हैंड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज है। पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करती है देश की लॉ मेकिंग क्या होगी। पॉलिटिकल पार्टी देश के अंदर डिसाइड करते हैं उसकी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, उसका एजेंडा, ऑल आर डिसाइडेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। तो इनडायरेक्टली पावर रिमेन इन द हैंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है, नॉट इन द हैंड ऑफ पीपल है। पीपल ओनली इलेक्ट टू द लीडर्स और लीडर्स आर फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। द रीजन इज बिहाइंड, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज का पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में से। अगर पूरे चैप्टर को डिवाइड किया जाए तो टोटल 5 टॉपिक इसके अंदर हैं। मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, फंक्शन, सिस्टम्स, क्लासिफिकेशन, चैलेंजेस एंड द रिफॉर्म्स। पर इसको आपको डेप्थली स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अगर किसी भी चैप्टर की वेटेज है सीबीएसई के सिलेबस में, वो इसी चैप्टर की है, पॉलिटिकल साइंस है। लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज सब बच्चों को पता है आमतौर पर कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज। पर आपको एक फॉर्मली डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी विद द वर्ड्स विच आर द इफेक्टिव और क्लियर द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। पीपल लिख सकते हो, लीडर लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। ग्रुप ऑफ पीपल। ये ग्रुप ऑफ पीपल क्या होते हैं? ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि जो कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन वे ऑफ फंक्शनिंग के साथ काम करते हैं। दे आर ऑर्गेनाइज्ड किसके लिए भाई? टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये देश के अंदर इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करते हैं एंड वांट टू होल्ड द पॉलिटिकल पावर। वांट टू होल्ड द पॉलिटिकल पावर्स। पॉलिटिकल पावर का मतलब है कि देश से रिलेटेड जो डिसीजन मेकिंग होगी वो इनके पास होगी। किस माध्यम से होगी? क्योंकि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। डेमोक्रेसी में पावर ट्रांसफर बाय पीपल टू इलेक्टेड लीडर थ्रू इलेक्शन। तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, ये क्या करना चाहती है? पावर में आना चाहती है। दुनिया की कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट ना करे। अगर वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रही है उसको हम बोलते हैं प्रेशर ग्रुप्स। तो पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप्स का यही डिफरेंशिएट होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑलवेज कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, प्रेशर ग्रुप्स नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टीज के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। हमारे देश के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है। आप 2 भी लिख दोगे तो 2 से एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा, एक्सेट्रा। अब क्वेश्चन ये आता है कि पॉलिटिकल पार्टी मिलके किससे बनती है, इसके कंपोनेंट्स क्या है। बेसिकली इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं जिससे पॉलिटिकल पार्टी मिलके बनती है, जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का मेन ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करते हैं। सबसे पहले किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर्मेशन के अंदर उसकी डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं वो कौन करते हैं? टॉप लीडर्स। चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, बीजेपी के अंदर टॉप लीडर्स हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, स्मृति ईरानी हैं, और भी बहुत सारे टॉप लीडर्स हैं जिनका मेन इंपॉर्टेंट रोल है कि पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी क्या होगी, कौन से उसका एजेंडा होगा, किस बात के ऊपर उन्हें अपोज करना है, किस बात को फेवर करना है। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर होते हैं एक्टिव मेंबर्स। एक्टिव मेंबर्स वो लोग हैं जो अक्सर आपको मिलते हैं और आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आपको इसी पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देना चाहिए क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम कर रही है, ये हमारे देश के इंटरेस्ट में काम कर रही है। दे ट्राई टू कन्विंस इन द डिफरेंट वेज। उनको क्या बोलते हैं? एक्टिव मेंबर्स। तीसरे क्या होते हैं? हर एक पॉलिटिकल पार्टीज के फॉलोवर्स होते हैं। फॉलोवर्स वो नहीं है जो आप सोशल मीडिया पे फॉलो करते हो। फॉलोवर्स वो लोग हैं जो अपने काम में मस्त हैं, अपने काम में बिजी हैं, पर जब वोटिंग का टाइम आता है वो अपनी ही फेवरेट पॉलिटिकल पार्टीज को वोट डालते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? फॉलोवर्स बोलते हैं। अब एक जनरल क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल पार्टी भारत में कौन बना सकता है? ऑल आर द पीपल, दोज आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, दोज हैव द राइट टू वोट अंडर द आर्टिकल 3 to 6,
यहां पे सब लोग क्या हैं, फ्री हैं पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए। क्या एक व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है? नहीं। इलेक्शन कमीशन का जो यहां पे क्राइटेरिया है, कम से कम एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए 100 वोटर्स होने बहुत जरूरी है। 100 वोटर्स होंगे, उनका एक एफिडेविट होगा कि वी आर गोइंग टू बिकम द मेंबर ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी। उनका एक एफिडेविट का कॉम्बिनेशन होगा, वो इलेक्शन कमीशन को दिया जाएगा, इलेक्शन कमीशन उस पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर कर लेगा। कम से कम कितने वोटर्स? 100 वोटर्स होने चाहिए। क्या बनाने के लिए? पॉलिटिकल पार्टीज बनाने के लिए। अगला इसका 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी नीड द पॉलिटिकल पार्टीज। एक तो बात आप डायरेक्टली समझ लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टी सबसे इंपॉर्टेंट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है डेमोक्रेसी के अंदर, जहां पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है व्हेन यू इलेक्ट योर रिप्रेजेंटेटिव और दे टेक द डिसीजन बिहाफ ऑन द पीपल। और दुनिया के अंदर 99% कंट्रीज के अंदर यही एक तरह का पॉलिटिकल सिस्टम प्रैक्टिस में। स्विट्जरलैंड को अगर छोड़ दिया जाए, वो एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। भारत के अंदर ग्राम सभा द इंस्टीट्यूशन जो एग्जांपल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इसकी जरूरत क्या है, व्हाई डू वी नीड। अगर नीड की बात करें तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि व्हेन द पीपल नॉट बिकम द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है इसीलिए वी हैव टू इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव। जैसे आपके एमपीज इन पार्लियामेंट में हैं, एमएलए आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो आपके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की वजह से वी नीड टू द पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज प्रपोज करती है नेम ऑफ कैंडिडेट कि यू कैन वोट। अगर आप इनको वोट देते हैं तो अगर हम पावर में आते हैं तो हम आपके लिए ये वर्क करेंगे। सेकंड पॉइंट ये कहता है फॉर मेकिंग द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको मेजोरिटी चाहिए। डेमोक्रेसी द नॉन एज द रूल ऑफ मेजोरिटी। रूल ऑफ मेजोरिटी का मतलब क्या होता है कि आपके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका जो नंबर है 50% + 1 होना चाहिए। जैसे भारत के अंदर जो गवर्नमेंट बनती है वो लोकसभा से बनती है, और लोकसभा के टोटल मेंबर कितने हैं? 543। 543 का मेजोरिटी नंबर जब आप निकालोगे तो 272। 543 डिवाइड बाय 2 + 1, तो यहां पे 272 सीट जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास होगी वो गवर्नमेंट बनाएगी। सपोज करो सब इंडिपेंडेंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट इलेक्शन का मतलब है 543 पे 543 मेंबर इलेक्ट होके आएंगे। बड़ा मुश्किल काम है 543 में से 272 एग्री होना कि हां हम आपकी आइडियोलॉजी और आपके प्रोमिसेस को मानते हैं, और उसके ब्याह पे फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट होना। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू हैव पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के पास सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है क्या प्रूव करने की, मेजोरिटी को प्रूव करने के लिए, जो मैंने आपको नंबर वहां पे बताया है। तीसरा, वी नीड टू द पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज दे परफॉर्म ऑल द फंक्शन। मेनली जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट हो गया, रनिंग द गवर्नमेंट का मतलब है जो पॉलिसीज बनेंगे, लॉ बनेंगे, वो सारे किससे? कंसेंट से बनते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से। जैसे अभी मैं बात करूं, भारत के अंदर लोकसभा की 543 सीट है। 543 सीट में 2019 के इलेक्शन में बीजेपी को अकेली को 303 सीट मिली है। तो इसका मतलब बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी और बीजेपी ही डिसाइड करेगी भारत के अंदर मेजर लॉ, पॉलिसीज, प्रोग्राम, फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट क्या रहेगा। आप बहुत सारी पॉलिसीज देखते हो, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं, बहुत सारे लॉ मेकिंग होते हैं। जैसे अभी रिसेंटली भारत सरकार बीजेपी ने एक सेशन बुलाया पार्लियामेंट का, और उन्होंने मेंबर ऑफ हाउसेस को यह बताया कि वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द रिजर्वेशन बिल फॉर विमेन इन द लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका मतलब वो सारा काम किसने करना है? आपकी रूलिंग पार्टी ने करना है। पॉलिटिकल पार्टी हेल्प इन द रिप्रेजेंटेशन, ये आपको रिप्रेजेंटेशन देती है डिफरेंट इश्यूज के ऊपर गवर्नमेंट के अंदर, कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपके ही द्वारा इलेक्टेड लोगों के द्वारा बनाई गई है। अगर आपने किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट किया है किसके नाम पे? डेवलपमेंट के नाम पे, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो डेवलपमेंट के नाम पे पॉलिसी और लॉज बनाए। इसका मतलब एक बेटर रिप्रेजेंटेशन देती है कौन? पॉलिटिकल पार्टीज। They bring the various representation together so that the responsible government could be the form. They work as the mechanism to support or restrain the government, make policy, justify or oppose them. Political parties fulfill the needs that every representative government has. अगर वो कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज ने आपसे प्रॉमिस किया है और प्रॉमिस करने के बाद दे आर नॉट फुलफिल, तो उस कंडीशन के अंदर अगले इलेक्शन में आप उसके अगेंस्ट वोट डालोगे, जिससे वो पॉलिटिकल पार्टी आउट ऑफ पावर हो जाएगी। भारत के अंदर लंबे टाइम तक कांग्रेस का रूल रहा, पर कांग्रेस के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे, जिसकी वजह से पीपल वर फेड अप, और उन्होंने अगली जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में ले गई बीजेपी है। तो इसका मतलब पॉलिटिकल पार्टीज आर द रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। व्हाई? बिकॉज दे आर इन पावर ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे 3 मार्क का क्वेश्चन आए, इजिली आप 3 पॉइंट यहाँ पे फ्रेम आउट कर सकते हो। पहला जो पॉइंट लिखोगे ड्यू टू द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे कि देयर आर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मेजोरिटी, और मेजोरिटी द फेवरेबल टू पॉलिटिकल पार्टीज। तीसरा आप लिखोगे टू रनिंग द गवर्नमेंट, टू मेक द लॉज और पॉलिसीज
we need to majority in the house which in the favor to the political parties, representation to the different social groups और political parties are answerable to the people। तो आप ये सारे के सारे पॉइंट इसके अंदर लिख सकते हो और एक अच्छा आंसर ये फ्रेम आउट होगा। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हाईली बोर्ड के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। फंक्शंस बताइए कि पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है। देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसके जो फंक्शंस हैं वो बहुत सारे हैं, आपको मिनिमम 5 फंक्शंस तो आने चाहिए क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। सिंपली बात करें, पहला जो फंक्शन है वो क्या करेगी पॉलिटिकल पार्टी, टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। ऑलरेडी मैंने आपको इस बात के बारे में बताया था कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का मेन ऑब्जेक्टिव है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना। अगर इलेक्शन जीत जाती है तो क्या करेगी भाई, टू फॉर्म द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बनाएगी। गवर्नमेंट कौन बनाएगा, कमेंट सेक्शन में आप लिखिए गवर्नमेंट बनाने के लिए भारत में क्या कंडीशन है। तीसरा, टू मेक द लॉज, गवर्नमेंट को रन करने के लिए लॉज बनाना, पॉलिसीज बनाना, ये सारा काम किसका है, पॉलिटिकल पार्टीज का। अगर हार जाती है, टू प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन, तो ये अपोजिशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर अपोजिशन नहीं होगा तो रूलिंग पार्टी क्या बन जाएगी, डिक्टेटर बन जाएगी। तो अपोजिशन क्या होता है, अपोजिशन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है जो इलेक्शन जीत गए हैं या हार गए हैं पर उनके पास मेजोरिटी नहीं है। जैसे अभी मैंने लोकसभा का आपको बताया कि लोकसभा के अंदर टोटल सीट 543 है, मेजोरिटी नंबर कितना है, 272 है। यहाँ पे बीजेपी के पास कितना है, 303 है, तो रूलिंग पार्टी कौन होगी भाई, बीजेपी होगी। अगर 303 को माइनस कर दे तो यहां पे आपका 303 4 और ये आपका आ गया 240 सीट्स वो लोग हैं जो बीजेपी में नहीं है, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के साथ अलायंस बनाया हुआ है, उस अलायंस का नाम है एनडीए। एनडीए ने टोटल सीटें जीती है 353 अलोंग विद द बीजेपी। इसका मतलब 50 और माइनस कर दो, तो 50 माइनस करोगे तो 190 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये क्या कहलाएंगे, अपोजिशन कहलाएंगे। भारत के अंदर एक लॉ है, अपोजिशन लीडर अपॉइंट होता है लोकसभा के अंदर, पर उसमें 2 कंडीशन है अपोजिशन लीडर बनने के लिए। कम से कम उसकी पॉलिटिकल पार्टी सेकंड लार्जेस्ट हो। भाई फर्स्ट पे कौन है, बीजेपी, सेकंड लार्जेस्ट का मतलब है सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट हो, और ये सेकंड हाईएस्ट में कम से कम 10% उसके सीट हो। जैसे लोकसभा के अंदर अगर कोई अपोजिशन लीडर बनना चाहता है तो उसकी पॉलिटिकल पार्टी सेकंड हाईएस्ट हो, साथ में कम से कम 55 सीट उसके पास हो, वो एलिजिबल टू बिकम द अपोजिशन लीडर। भारत के अंदर पहला अपोजिशन लीडर 1969 में राम सुलभ सिंह, इसको अपॉइंट किया गया था पहला अपोजिशन लीडर। 1977 में अपोजिशन लीडर को रैंक दिया गया था एज ए कैबिनेट मिनिस्टर। जो सर्विसेज कैबिनेट मिनिस्टर को मिलती है वही सर्विसेज किसको मिलेंगे, अपोजिशन लीडर। अब क्वेश्चन ये आता है कि करंट लोकसभा जो 2019 के अंदर कंपोजिशन बना था उसके अंदर अपोजिशन लीडर है कौन। अपोजिशन लीडर बनने के लिए 10% सीट और सेकंड लार्जेस्ट होनी चाहिए। यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ सेकंड जो सीट है वो 52 सीट किसके, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी। बनने के लिए कितनी चाहिए, 55, यहाँ पे कितने 52, तो ये क्या नहीं बन सकता, अपोजिशन लीडर है ही नहीं लोकसभा के अंदर। अपोजिशन का काम क्या, वो फर्दर हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज प्ले द रोल ऑफ मीडिएटर। मीडिएटर के तौर पे काम करती है किसके बीच में, गवर्नमेंट एंड पीपल के बीच में। आप डायरेक्टली देश के प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिल सकते, चीफ मिनिस्टर से नहीं मिल सकते, पर आपके जो लोकल लीडर्स हैं सेम पॉलिटिकल पार्टी से, उनसे आप मिल सकते हो और अपनी बात को उनके सामने रख सकते हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टीज का एक चैनल होता है, चैनल का मतलब होता है वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। आपने अपनी प्रॉब्लम उसको बताई जो मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो मैंने एक्टिव मेंबर बताए थे, वो उन्हीं प्रॉब्लम को सेम फॉरवर्ड कर देता है किसको, फर्दर अपने टॉप लीडर्स को, और टॉप लीडर्स उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और डिसीजन लेते हैं और ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम करते हैं, टू सेव द टू आर प्ले द रोल ऑफ मीडिएटर। दूसरा पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, टू सेव द पब्लिक ओपिनियन। पहली बात, पब्लिक ओपिनियन होता क्या है, पब्लिक ओपिनियन का मतलब होता है मासेस ऑफ पीपल व्हाट दे वांट, वो चाहते क्या है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन का मतलब जैसे भारत के अंदर ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का फुल इंटीग्रेशन विद इंडिया होना चाहिए क्योंकि आर्टिकल 370 वॉज ए बैरियर। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने, बीजेपी में ली, उसको अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा और फाइनली उन्होंने इसको कर दिया। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो लोग भी चाहते हैं कि वो सोल्व आउट होनी चाहिए, वही मेन एजेंडा कौन रखते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज। और पावर में आने के बाद दे ट्राई टू वर्क ऑन इट, समटाइम दे आर सक्सेसफुल और समटाइम दे आर नॉट एबल टू फुलफिल। इसको लर्न करने का फॉर्मूला क्या है, बहुत आसान है।
पहला कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन ही कॉन्टेस्ट करती है, इलेक्शन जीतेगी, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के बाद क्या करेगी, लॉज एंड पॉलिसी बनाएगी, हार जाती है तो प्ले ऑफ द रोल ऑफ अपोजिशन। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का रोल है मीडिएटिंग, किसके बीच में, गवर्नमेंट एंड पीपल के बीच में, और टू सेव द पब्लिक ओपिनियन। लेट्स प्लीज सी द एक्सप्लेनेशन। पहला एक्सप्लेनेशन है पॉलिटिकल पार्टी कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना, होल्ड द वांट टू कम इन अ पावर। कौन सी पावर, पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर का मतलब होता है स्टेट से रिलेटेड जो डिसीजन मेकिंग है उस पावर को होल्ड करना। फॉर्म है रन द गवर्नमेंट, किसके आधार पे भाई, मेजोरिटी के आधार पे, जिसके पास मेजोरिटी होगी उसका गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो जाएगा। लॉ मेकिंग मेन इसका एजेंडा है, क्योंकि जो इलेक्शन मैनिफेस्टो का मतलब है ड्यूरिंग द इलेक्शन दे प्रॉमिस टू पीपल कि हम पावर में आने के बाद इन काम के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। तो उनको सोल्व करने के लिए उनको क्या बनानी पड़ेगी, लॉ मेकिंग करनी पड़ेगी और पॉलिसीज फ्रेम आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है टू प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। अपोजिशन का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, दोज आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दे आर नॉट फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और दे नॉट सपोर्ट टू द रूलिंग पार्टी, दे आर कंसीडर्ड टू बी द अपोजिशन। अपोजिशन लीडर बनने की क्वालिफिकेशन क्या है उसके बारे में आपको बता चुका। अपोजिशन का पहला काम क्या होता है कि डिफरेंट व्यूज को दिखाना। डिफरेंट व्यूज क्या है कि जैसे भारत के अंदर बीजेपी अभी रूलिंग पार्टी है, कुछ काम करती है, उस काम के फेवर में बहुत सारे लोग होते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उस काम को अपोज करते हैं। जो अपोज करते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, ये किसका काम है, अपोजिशन का। क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर हर एक वॉइस का मतलब है हर एक पब्लिक ओपिनियन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेमोक्रेसी गिव पावर टू पीपल। शायद मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है आपसे और आपका ओपिनियन अलग हो सकता है दूसरे किसी पर्सन से। अगला कहता है इट अवेयर द पीपल टूवर्ड्स द रॉन्ग पॉलिसीज एंड द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जरूरी नहीं है सारे काम ठीक करती है, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पब्लिक को अच्छे नहीं लगते हैं, तो ये कंटिन्यूसली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है। क्रिटिसाइज करने के साथ साथ पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ाती है। पहले क्रिटिसाइज देखते हैं। जैसे गवर्नमेंट कोई भी काम करती है, वो काम इसलिए करती है कि उसका वोट बैंक बढ़े, पर जरूरी नहीं है कि हर बार उसका डिसीजन ठीक हो। जैसे अभी रिसेंटली 3 एग्रीकल्चर बिल्स आए जिसके अगेंस्ट फार्मर्स थे, और उन फार्मर्स के जो एजिटेशन था उसको सपोर्ट कौन कर रही थी, अपोजिशन पार्टी, ठीक है ना। और साथ में डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, पब्लिक रैलीज से, मीडिया से, न्यूज़पेपर से, जो भी उनको मीन्स दिखाई दे रहा था उसके बिहाफ पे वो क्रिटिसाइज कर रहे थे किसको, रूलिंग पार्टी को। साथ में क्या बोला, टू स्प्रेड द अवेयरनेस। जब लॉ कोई बनता है, पॉलिसी बनता है, तो दे आर रिटन इन द लीगल टिपिकल लैंग्वेज, जो आम व्यक्ति को समझ में नहीं आता। पर उसी चीज को समझने के बाद जो पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस टू पीपल करते हैं, तो लोगों को समझ में आता है कि इस लॉ के अंदर क्या ड्रॉबैक्स है, क्या पॉजिटिव है और क्या इसके फेलियर है। तो इससे लोगों का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, किसकी वजह से, अपोजिशन। क्योंकि रूलिंग पार्टी तो हमेशा उसके पॉजिटिव बताएगी, नेगेटिव आपको नहीं बताएगी। अगला कहता है पुट द चेक ऑन द रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी के ऊपर चेक रखता है, क्योंकि रूलिंग पार्टी अगर अपनी मनमानी करती है तो हमारे अपोजिशन के पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहां से वो रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी रूलिंग पार्टी के अलावा अपोजिशन पार्टी को बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पे रूलिंग पार्टी को 2/3 मेजोरिटी के साथ लॉ मेकिंग करना है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया, 2/3 का मतलब क्या होगा कि अगर मैं 543 का 2/3 निकालते हैं तो यहां पे जो नंबर आएगा वो इतना आएगा जो रूलिंग पार्टी के पास भी नहीं है। तो इसका मतलब अपोजिशन का सपोर्ट जरूरी है, इसीलिए अपोजिशन को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। और भारत का जो हिस्ट्री है बड़ा सुंदर रहा है अपोजिशन को लेके। कैसे, जैसे भारत के अंदर पहला जनरल इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन के बाद कांग्रेस की ओर द मेजोरिटी 364 सीट मिली, पर दे गिव द इंपॉर्टेंस टू अपोजिशन। अपोजिशन के 2 बड़े लीडर जो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी से नहीं थे, फिर भी उनको फर्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर स्पेस दिया गया। जैसे पहला नाम है डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, ही वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और सेकंड नाम आता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हु वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ द बीजीएस को लेटर ऑन 1980 में बीजेपी नाम रखा गया था। उनको भारत का पहला इंडस्ट्रियल मिनिस्टर बनाया गया था। तो इसका मतलब वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द अपोजिशन। अगला है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, ऑलरेडी आई एक्सप्लेन अबाउट इट, पब्लिक ओपिनियन में आपको बताया था। और पॉलिटिकल पार्टी प्रोवाइड टू पीपल टू एक्सेस गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। गवर्नमेंट बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स लेके आती है, लैक ऑफ अवेयरनेस में लोगों को पता नहीं लगता। पर पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उनको ये एजेंडा दिया जाता है कि आप लोगों से मिले और बताएं कि कौन कौन सी पॉलिसीज अभी काम कर रही हैं और आप उनको कैसे अवेल कर सकते हो। तो दिस आर द मेन फंक्शंस परफॉर्म बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन द डेमोक्रेसी। जस्ट यू नीड टू लर्न ओनली 5, 6, 7 आप अदर लिख सकते हो, तो इट विल बी गुड इंप्रेशन ऑन द एवल्यूटर।
अब देखते हैं कितनी पार्टीज वर्ल्ड के अंदर हैं। वर्ल्ड में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। भारत की अगर बात करूं तो 1000 से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज, हर आपको स्टेट के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिल जाएंगी। इसीलिए जितने भी पार्टी सिस्टम्स हैं इनको क्या किया, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। हर एक वर्ल्ड के अंदर, ये मान लीजिए कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है दुनिया की जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द पब्लिक एड्रेस रहती है और कुछ नहीं है। जैसे जहां पे मोनार्की है, बहुत सारे लोग बहुत सारी कंट्रीज के अंदर मोनार्की है तो वो पॉलिटिकल पार्टीज को पसंद नहीं करते क्योंकि वो उनकी रिवेलरीज हैं और उनको अपने देश में बैन कर देते हैं। पर वहां पे भी बहुत सारी अंडरग्राउंड पॉलिटिकल पार्टीज रहती हैं जो डेमोक्रेसी के फेवर में है। तो इसका मतलब पॉलिटिकल पार्टीज बड़ा एक पॉपुलर वर्ड है। आगे देखते हैं, दुनिया के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सभी को सिस्टम का मतलब यहां पे एल्विस वाला नहीं है। सिस्टम का मतलब यहां पे है कि डिफरेंट वे ऑफ फंक्शनिंग के आधार पे परफॉर्मेंस कैसे होती है। जैसे देखते हैं हम, पहला जो सिस्टम है यहां पे, इसका नाम है वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी को अगर सिंपली एक्सप्लेन करें तो वन पार्टी है क्या, जिस देश के अंदर एक ही पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए अलाउ किया जाए। दूसरा है टू पार्टी। इसमें बच्चे ये समझते हैं कि ओनली टू पार्टी कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। कहीं पर एग्जाम में यहाँ पे बाई पार्टी लिख देता है, टू पार्टी। सेवरल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन बट सीरियस चांस टू कम इन अ पावर इन द फेवर ऑफ टू पार्टी। मतलब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ते हैं पर यूजुअली जीतने के चांसेस दो ही पार्टीज के फेवर में। तीसरा जो सिस्टम है उसको बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब होता है कि जब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़े और सबके पास सीरियस चांस टू कम इन अ पावर, उसको बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। वन पार्टी में ओनली वन पार्टी अलाउड टू काउंटेस्ट इलेक्शन। 9th क्लास के अंदर आपने देखा होगा कि ओनली वन पार्टी अलाउ सिस्टम को हम क्या बोलते थे, कम्युनिस्ट सिस्टम, जो कहां पे है, चाइना में है, रशिया में, वियतनाम में, लाओस में, कंबोडिया में। अब आपने क्या करना है, इसका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है, इट प्रोवाइड द स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि हर बार एक ही पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और बार बार वही जीत के आएगी। और स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फायदा ये होगा कि वहां पे लॉन्ग रन पॉलिसी आएंगी, फास्ट डिसीजन मेकिंग होगा क्योंकि अपोजिशन तो है ही नहीं। नेगेटिव क्या है, अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि ये कुछ ही लोगों को अलाउ करता है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए। वायलेशन ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी है ना, लोगों के पास फेवरेबल चॉइस है, अपने मन से वो इस पार्टी को वोट नहीं देना चाहते, दूसरी को देना चाहते, ऐसा भी यहाँ पे कुछ नहीं है। तो इसका मतलब एक ही पार्टी के पास पावर रहने वाली है, तो इसको अनडेमोक्रेटिक बोला। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल आज के टाइम में सबसे ज्यादा है चाइना, इसके अलावा वियतनाम लिख सकते हो, क्यूबा लिख सकते हो, लाओस, कैम्बोडिया, रशिया एक्सेट्रा। टू पार्टीज में मैंने आपको बताया दो ही पार्टी के फेवर में है, जैसे ए और बी। इसको अज्यूम कीजिए आपकी क्लास के दो वो बच्चे जो हर बार टॉप करते हैं, या तो ए टॉप करेगा या बी करेगा, आप बिल्कुल श्योर हो क्योंकि वो पढ़ते ही इतने। इसका मतलब जो रेस्ट ऑफ द बच्चे हैं वो कभी टॉप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे सीरियस चांस किसके हैं, ए या बी के। या तो कई बार ए इलेक्शन जीतता है, बी जीतता है। इसका पॉजिटिव क्या है, इसमें भी स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि ए के पास क्या जाएगी, मेजोरिटी जाएगी, और मेजोरिटी जाएगी तो अपने 5 साल पूरे करेगा, 4 साल, जैसे अमेरिका के अंदर 4 साल है। नेगेटिव क्या है, लिमिटेड चॉइस है, या तो ए जीत रहा है बी जीत रहा है, तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि मेरे को वोट जो देना है वो जीतने वाले कैंडिडेट को देना है, तो इसका मतलब लिमिटेड चॉइस है। इसका एग्जाम्पल आता है, इसके 2 एग्जाम्पल है, पहला है यूएसए और दूसरा है यूके। यूएसए की 2 बड़ी पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टीज है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अभी कौन सी है करंट रूलिंग पार्टी, वहां पे डेमोक्रेटिक है। इससे पहले कौन सा, रिपब्लिक, उससे पहले डेमोक्रेटिक, फिर डेमोक्रेटिक, फिर रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, कुछ ऐसा वहां पे चलता रहता है। अब ये कहता है वहां पे 2 पार्टी सिस्टम सक्सेसफुल है, दुनिया के रेस्ट ऑफ द कंट्री में क्यों नहीं सक्सेसफुल। इसके 2 बड़े कारण समझे जा सकते हैं। पहले तो एक वहां की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है बहुत मेच्योर्ड है किसी भी अदर कंट्रीज के, जैसे यूएस तो फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेटिक नेशन है। यूके के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो स्टेप बाय स्टेप डेवलप की गई है ट्रेडिशंस के साथ। जैसे यहाँ पे यूके के अंदर 1648 के अंदर 49 के अंदर पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे क्रामवेल, उसके बाद 1688 का ग्लोरियस रेवोल्यूशन, और धीरे 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 उन्होंने मोनार्की की पावर को कम किया, इलेक्टेड असेंबली की पावर को बढ़ाया। दूसरा जो लॉजिक समझ में आता है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब ये है कि वहां पे एथनिक डाइवर्सिटी बहुत कम है इन द कंपैरेटिव ऑफ रेस्ट ऑफ द कंट्री। ये एक लॉजिक हो सकता है पर एक्चुअल नहीं हो सकता, क्योंकि नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, यहाँ पे तो बहुत कम है मतलब हेट्रोजेनिटी, वहां पे पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी नहीं है, पर फिर भी वहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम है।
अगला इसकी बात करें, मल्टी पार्टी सिस्टम। यहां पे कहता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं तो सबके पास क्या है, चांसेस टू कम इन पावर। ये कब पॉसिबल हो सकता है, दो कंडीशन में। पहला, कॉलेजन गवर्नमेंट, इलेक्शन कॉन्टेस्ट हुआ, किसी को मेजोरिटी नहीं मिली, एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर गवर्नमेंट बना ली, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलेजन गवर्नमेंट। तो इसका मतलब पावर एक पार्टी के पास ना होके बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी के पास पावर रहती है। जैसे हरियाणा में अभी कौन सी है, कॉलेजन गवर्नमेंट है। एक क्या होता है, अलायंस। अलायंस में क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से पहले अपना ग्रुप बना लेती हैं विद द पर्पस टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। और भारत का अलायंस का हिस्ट्री अगर मैं बात करूं तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, बस ये समझ लो भारत में अलायंस बहुत पहले से बन रहे हैं। 67 में एक अलायंस बना था विधानसभा के अंदर, संयुक्त विधायक दल। 71 में ग्रैंड अलायंस बना है। 77 में जनता पार्टी पहली बार कांग्रेस को आउट ऑफ पावर किया और मोरारजी देसाई बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद नेशनल फ्रंट बनाया, फिर यूनाइटेड फ्रंट बनाया, एनडीए जो अभी रूलिंग है, यूपीए कांग्रेस ने बनाया, अभी रिसेंटली एक अलायंस बनाया, इसका नाम है इंडिया, जिसके अंदर 26 पॉलिटिकल पार्टीज है। इसका मतलब अगर कोई भी अलायंस आता है तो उसकी जितने भी अलाइड पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी पावर में आती हैं। पॉजिटिव क्या है, दो समझ सकते हो। पहला क्या, इट इज अ बेस्ड ऑन पावर शेयरिंग। ये किसके आधार पे भाई, पावर शेयरिंग। यहां पे जो पावर है वो सेंट्रलाइज ना होके एक पार्टी के हाथ में, पावर शेयरिंग सबके पास है, जो भी इसका पार्ट रहेंगे। दूसरा इसका जो फायदा है, इट इज अ मोर अनसरेबल। ये ज्यादा अनसरेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्योंकि यहां पे रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है। नेगेटिव क्या है, अनस्टेबल है, क्वालसम है। अनस्टेबल कैसे है भाई, गवर्नमेंट बनी, कोई इसमें से एक निकल के भाग गया, गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ गई। जैसे भारत में पहली जो कॉलेजन गवर्नमेंट सेंटर पे बनी थी, जनता पार्टी अलायंस था, अगेंस्ट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस को हराया, पावर में आया, मोरारजी देसाई भारत के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने। पर 79 में आते आते भारतीय जनसंघ एक अलायंस पार्टी थी, मतलब उस जनता अलायंस का पार्ट थी, उसने अपने आप को विड्रॉन कर दिया, मोरारजी देसाई को रिजाइन करना पड़ा। फिर चौधरी चरण सिंह बिकम द प्राइम मिनिस्टर विद द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस ने विड्रॉन कर दिया। फिर भारत के अंदर 1989 से लेकर 2014 तक एरा ऑफ कॉलेजन गवर्नमेंट बोलते हैं, जहां पे किसी भी एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं रही और फ्रिक्वेंटली भारत के प्राइम मिनिस्टर बदलते रहे। इसका एग्जाम्पल आप दो लिख सकते हो। पहला जो आप इसका एग्जाम्पल लिखोगे वो लिखिए इंडिया, और दूसरा यूरोप से लिखोगे फ्रांस। इसके अलावा भी लिखना चाहते हो तो बेल्जियम लिख सकते हो, नेदरलैंड लिख सकते हो, जर्मनी। तो बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अभी इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगर आपको इतना ही फॉर्मेट समझ में आ गया तो एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। कहता है कि वन पार्टी, सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी अलाउड टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन एंड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड द वन पार्टी सिस्टम। यहाँ पे आप इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हो, इट इज नोन एज द कम्युनिस्ट सिस्टम। अगला कहता है दिस सिस्टम इज नॉट ए कंसिडर, क्योंकि ये लोगों को क्या नहीं देता, गुड ऑप्शन नहीं देता। और साथ में क्या है कि यहां पे पॉलिटिकल इनक्वालिटी है। पॉलिटिकल इनक्वालिटी का मतलब ये है कि ओनली फ्यू पीपल वर अलाउड टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, रेस्ट ऑफ द पीपल वर नॉट अलाउड टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। पर ये क्या करता है, प्रोवाइड द स्टेबल फॉर्म गवर्नमेंट, क्योंकि बार बार एक ही पार्टी इलेक्शन जीत के आएगी तो स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगी, लॉन्ग रन पॉलिसीज आएंगी, फास्ट डिसीजन मेकिंग रहेगा क्योंकि अपोजिशन नहीं है। चाइना इसका एक बढ़िया एग्जांपल है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, क्यूबा, रशिया आप लिख सकते हो। सेकंड आता है टू पार्टी सिस्टम। सम कंट्रीज के अंदर जो पावर है यूजुअली चेंज बिटवीन द टू पार्टीज। इलेक्शन होने के बाद या तो ए जीती है या बी जीती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल पहले बता ही चुका हूं। इसको बोलते हैं टू पार्टी सिस्टम। कई बार एग्जामिनर पूछता है बाई पार्टी सिस्टम, इसका मतलब भी टू पार्टी सिस्टम ही होता है। मोर डेमोक्रेटिक है किसके कंपेयर में भाई, वन पार्टी के। और सबसे खास बात क्या है, स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जितने साल के लिए गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है उतने साल ये इफेक्टिवली काम करे, जैसे यूएस में 4 साल और आपके इंग्लैंड में 5 साल। पर लोगों के पास लिमिटेड चॉइस है भाई, वोट या किसको देगा, ए को या बी को। जैसे यूएसए है, यूएसए के अंदर दो पॉलिटिकल पार्टी है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। यहाँ पे दो पार्टीज हैं, कंजर्वेटिव्स एंड द एक लिबरल पार्टी। तो यहाँ पे या तो आप इसको वोट दो या फिर इसको वोट दो या इसको वोट दो। इसको तो लिमिटेड चॉइस है लोगों को अपने वोट डालने की। ये क्या है, टू पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी, सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट द इलेक्शन और सेवरल पार्टी हैव द सीरियस चांस टू कम इन अ पावर है। वो पावर में कैसे आ सकते हैं, या तो अलायंस के थ्रू आएंगे, जैसे अभी एनडीए रूलिंग है पार्टी, रूलिंग अलायंस है भारत के अंदर, या फिर क्या होगा, कॉलेजन गवर्नमेंट बना सकते हैं आफ्टर इलेक्शन, जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजोरिटी ना हो। ये ज्यादा डेमोक्रेटिक है क्योंकि यहाँ पे पावर क्या हो रही है, शेयर्ड हो रही है। तो पावर शेयरिंग एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी होता है। ड्रॉबैक क्या है, अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जनता पार्टी से बीजीएस ने अपने आप को विड्रॉन कर लिया था। इसका एग्जांपल कौन है, इंडिया एंड फ्रांस है।
अब एग्जामिनर कई बार तो पूछ लेता है राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ द मल्टी पार्टी सिस्टम, 1 पार्टी या 2 पार्टी। जब भी आएगा मीनिंग पॉजिटिव और नेगेटिव और एग्जाम्पल हो जाएगा तो एक परफेक्ट आंसर आपका डिजाइन हो जाता है। कई बार कंपैरिजन पूछता है, कंपैरिजन भी आप ऐसे ही करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे सेंटर में 1 पार्टी एंड 2 पार्टी या 1 पार्टी या मल्टी पार्टी, पॉजिटिव नेगेटिव मीनिंग और एग्जाम्पल के साथ। अब क्वेश्चन आता है व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट द मल्टी पार्टी सिस्टम, भारत ने मल्टी पार्टी सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया। 1989 से अगर 2014 तक की बात करें तो भारत के अंदर ये जो टाइम पीरियड रहा है लगभग 25 ईयर्स का रहा है, और भारत के अंदर एक बार गवर्नमेंट जो इलेक्ट होती है वो 5 साल के लिए होती है, तो 5 प्राइम मिनिस्टर बनने थे। पर यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे बहुत सारे क्या हुए, सॉरी 35 ईयर्स का टाइम पीरियड रहा है तो 7 प्राइम मिनिस्टर बनने थे। पर अगर बात करें 1989 में वीपी सिंह आया, 1990 में चंद्रशेखर आया, 1991 में पीवी नरसिम्हा राव, 1996 अटल बिहारी वाजपेयी जी, 1997 एचडी देवगौड़ा, फिर आईके गुजराल, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो प्राइम मिनिस्टर आप काउंट करोगे 7 नहीं, यहाँ पे 7 से ज्यादा रहे हैं, 10 से 11 प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। अब ये कहता है पर ये क्यों, वाई, क्या कारण था। पहला कारण है कि भारत के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। डाइवर्सिटी कास्ट के आधार पे, ज्योग्राफी के आधार पे, रिलीजन के आधार पे। तो 1 पार्टी एंड 2 पार्टी कैन नॉट रिप्रेजेंट टू ऑल द सोशल ग्रुप्स, दैट्स व्हाई वी हैव टू अडॉप्ट मल्टी पार्टी सिस्टम। मतलब आपकी सोशल आइडेंटिटी एंड योर हिस्ट्री, विल पावर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स विल डिसाइड द पार्टी सिस्टम इन योर कंट्री होगा। मोर डेमोक्रेटिक है क्योंकि बेस्ड ऑन द पावर शेयरिंग है, जबकि यूएस के अंदर देखोगे सारी पावर सेंट्रलाइज इन द हैंड ऑफ 1 पार्टी, जो पार्टी पावर में है। जैसे अभी वहां पे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इसका मतलब यह है कि बिफोर द इंडिपेंडेंस वी हैड द मल्टी पार्टी सिस्टम। आजादी से पहले भी भारत के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती, जैसे कांग्रेस है, और कांग्रेस के अलावा एक रिपब्लिकन पार्टी थी, उसके अलावा एक मुस्लिम लीग पॉलिटिकल पार्टीज थी। तो मल्टी पार्टी सिस्टम बिफोर द इंडिपेंडेंस, और दुनिया के अंदर हर एक व्यक्ति ज्यादातर जो काम करता है वो अपनी हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस को आगे फॉरवर्ड करता है। तो भारत ने भी सेम इसी प्रोसेस को फॉलो किया। तो आज की क्लास में इतना ही। वी हैव वन सेशन ऑल्सो फ्रॉम द सेम चैप्टर। इसी चैप्टर को हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे और वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। यहाँ से हमारे पास 4 मेन क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी और वॉर कंपोनेंट और व्हाई डू वी नीड। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। और तीसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन 1 पार्टी, 2 पार्टी एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। और लास्ट का क्वेश्चन आएगा व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट द मल्टी पार्टी सिस्टम, विच इज द रिटन हियर। तो दिस इज द फ्रॉम टुडेज क्लास। थैंक यू एंड बाय बाय।